हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, तो नंबर सिस्टम्स पढ़ रहे थे हम। तो आज हमें पढ़ना है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो क्या पढ़ना है हमें? ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में कौन से दो तरह के होते थे? एक होता था, रियल नंबर्स में कौन से होते थे? एक होता था इर्रेशनल, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और एक होता था रैशनल, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हम सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का। यहाँ पर मतलब ऑपरेशन का क्या मतलब है? यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन देखते हैं। बिटवीन अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल, एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन करके देखते हैं कि क्या होता है, मतलब कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, तो मान लो सबसे पहले हम एडिशन करके देखते हैं। एडिशन में सपोज कि एक रैशनल लेते हैं, मान लो 3, प्लस एक इर्रेशनल नंबर लेते हैं, मान लो √3। तो क्या बनेगा? हमें पता है कि 3 पॉइंट ये क्या होगा, 0 0 0 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। और √3 क्या होता है? ये होगा 1.73 और ऐसे ऐसे चलता रहेगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका मतलब जब इसमें हम प्लस करेंगे तो ये जो जुड़ जुड़ के आएगा ऐसे ऐसे, ये जो जुड़ेगा ये इन्फिनिटी तक जुड़ रहा होगा, और यहाँ पे क्या आएगा? एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर बनेगा। इसका मतलब एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा। तो इसका मतलब है कि वो इर्रेशनल नंबर आएगा, तो इर्रेशनल। ठीक है, आई से इसका मतलब है इर्रेशनल। इसके बाद एक और करके देख लेते हैं। मान लो कि एक हमने करके देखा, जैसे ये टर्मिनेटिंग था, 3 जो होता है वो एक टर्मिनेटिंग नंबर होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। हमें करते हैं 3.3 बार का, प्लस √3। यहाँ पे क्या होगा? 3.3 बार मतलब यहाँ पे होगा 3.333 और ऐसे। अब नीचे जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब कि इसके जो सारे, इसमें कोई रिपीटिंग ब्लॉक भी नहीं बन रहा होगा, इसमें टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, मतलब वो चलता ही रहेगा। तो इसका मतलब ये भी जो जुड़ के आएगा पूरा, वो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा? एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा, मतलब कि एक रैशनल नंबर बनेगा। ये अगर आप 0 प्लस √3 करोगे तो भी इर्रेशनली बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम देख पा रहे हैं कि वी विल ऑलवेज गेट इर्रेशनल। हमें एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर को जोड़कर हमेशा ही इर्रेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम एक सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। एडिशन में तो हमें पता लग गया कि एडिशन में क्या होता है, हमेशा ही इर्रेशनल बनता है। सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में एक इर्रेशनल मान लेते हैं 7, इसमें से माइनस करना है क्योंकि सब्ट्रैक्शन मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है, और मान लो हमने ले लिया √5। तो क्या बनेगा? 7.0000 करके आ रहा होगा ये जो ऊपर वाला है, उसमें से हमें माइनस करना है √5। इसका मतलब 2 पॉइंट कुछ 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 बन रहा होगा। और ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो जब हम माइनस करेंगे, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे पूरे में 0 है, और यहाँ पर एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब कि सारे डिजिट्स अलग हैं, उनमें कोई रिपीटिंग ब्लॉक भी नहीं है और रुक भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो हम माइनस करके लाएंगे वो भी इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब रिपीटिंग ब्लॉक भी नहीं होगा और इन्फिनिटी तक जा रहा होगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये डिजिट्स रुकेंगे नहीं, इसका भी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा, इसका मतलब यहाँ पर भी इरेशनल होगा। अगर हम √5 - 7 करें, मतलब कि चलो देखते हैं कि हम इरेशनल में से किसी रैशनल को घटाएंगे तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो क्या मतलब 2 पॉइंट समथिंग, ये -7 पॉइंट और ये 0 0 0 0। इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो भी डिजिट्स होंगी वो एग्जैक्ट यहाँ पर उतरेंगी क्योंकि 0 माइनस करना है, और 2 - 7 ये -5 करके कुछ बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर, मतलब नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, इसका मतलब ये भी इरेशनल होगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि इरेशनल और रैशनल में हम कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन करके देखते हैं कि इरेशनल आएगा कि रैशनल आएगा। 0 - √5 करेंगे तो भी इरेशनल आएगा, √5 - 0 करेंगे तो भी इरेशनल ही आएगा। 3.3 बार में से हम माइनस करेंगे 0.5, या मान लो 4.4 बार लिया मैंने इस बार, 4.4 बार में से √5 माइनस करेंगे तो भी इरेशनल बनेगा। किसी भी तरह से हम कर लें हमेशा इरेशनल ही बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑलवेज इरेशनल आता है, ऑलवेज इरेशनल। अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर के बीच में कोई भी सब्ट्रैक्शन का मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, लगाएं, तो क्या आएगा, हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। अभी हमें पता लग गया है कि एडिशन में ऑलवेज इरेशनल आया था, ठीक है, आई का मतलब है इरेशनल, और सब्ट्रैक्शन में भी सेम आया था, ऑलवेज इरेशनल। मल्टीप्लाई का देखते हैं, मल्टीप्लाई का देखते हैं। मल्टीप्लाई में भी कर लो, मान लो एक है √3 रैशनल, इरेशनल वाला लिया मैंने √3, उसको हम मल्टीप्लाई 7 से करते हैं जो रैशनल है, तो √3 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, 1.73 और ये करके कुछ होगा, और ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होगा, इनटू करना है 7 से। तो अब ये 7 जो है वो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, इसके आगे भी तो जा रहा होगा, मतलब यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ पर भी तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा, 7 × 7 करके कुछ जो भी आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ 8 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग बनेगा डेसिमल एक्सपेंशन, इसका मतलब हुआ कि इरेशनल आएगा यहाँ पर भी, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं 7 को आगे लिख दूँ और √3 को पीछे लिख दूँ तो इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, तो इसका मतलब ये भी इरेशनल ही होगा। अच्छा, 0 से करके देखते हैं। अगर रैशनल नंबर, इफ़ रैशनल नंबर इज़, हम 0 मान लें क्योंकि 0 भी तो एक रैशनल नंबर होता है, तो अगर हम इरेशनल नंबर, जो रैशनल नंबर है उसे हम 0 मान लें तो क्या होगा, 0 × √3, ये कितना बना, 0, ये रैशनल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रैशनल नंबर जो है वो 0 है तो फिर जो रिजल्ट बनेगा उसको इरेशनल से मल्टीप्लाई करके वो रैशनली बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लाई में इसका मतलब मल्टीप्लाई, मान लो यहाँ लिखा मैंने, मल्टीप्लाई में 2 केस हो सकते हैं। एक तो है कि r जो है नॉट 0, r 0 नहीं है, और एक है कि r जो है वो 0 है। तो r अगर 0 नहीं होता तो ऑलवेज इरेशनल आया था यहाँ पर दोनों केसेस में, और भी किसी तरह से आप चेक करोगे तो इरेशनल ही आएगा, लेकिन अगर r 0 है तो कितना बन जाता है, रैशनल, ठीक है। डिवीजन का करके देखते हैं अब, डिवीजन में करके देखेंगे तो मान लो कि √5/7 है, तो √5/7 जो है इसको जब आप डिवाइड करोगे
तो अंडर ब्रैकेट एक डेसिमल एक्सपेंशन होगा, चलो इस तरह से नहीं, इस तरह से देख लेते हैं, 1.1 नहीं 2 ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल एक्सपेंशन है, √5 को हम 2 ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसको डिवाइड हमें करना है कितने से, 7 से। अब अगर मैं ये पॉइंट हटाऊं तो यहाँ पे नीचे एक के बाद कुछ ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे। तो अगर हमें ज़ीरोज़ लगाने हैं तो हम कितने ज़ीरोज़ लगाएं, ये कितने लगाएं, क्योंकि इसके आगे हम डिजिट्स तो इन्फिनिट मतलब डिजिट्स तो रुक ही नहीं रहे, तो इसका मतलब हम डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ लगाएं, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर 7/√5 करना हो तो फिर 2 ये ऊपर रहेगा 7। अगर हम पॉइंट हटाते हैं किसी तरह से इसको p/q में कन्वर्ट करने के लिए ताकि यहाँ पे रैशनल बन जाए, वो भी हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके आगे हमें डिजिट्स का तो पता है नहीं, क्योंकि डिजिट्स तो रुक ही नहीं रहे। तो ऊपर हम 1 के आगे कितने ज़ीरोज़ लगाएं, वी कैन नॉट डिसाइड, हम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते। तो अगर हम डिसाइड नहीं कर सकते तो ये भी एक तरह से इर्रेशनल है। ठीक है। अच्छा, ज़ीरो से डिवाइड करके देखते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों केसेस में क्या हुआ है, हमने रैशनल नॉट ज़ीरो माना है, ज़ीरो नहीं है तो। और अब जो है इन दोनों केसेस में हमने रैशनल जो है वो नॉट ज़ीरो कहा है, तो हमें क्या मिलता है, ऑलवेज इर्रेशनल नंबर इन रिज़ल्ट में हमेशा ही इर्रेशनल नंबर आता है। अब हम एक काम करते हैं, r को 0 लेते हैं। इफ़ r इज़ इक्वल टू, मतलब कि रैशनल जो है, रैशनल नंबर वो 0 लेते हैं, तो 0 को डिवाइड करेंगे कि रैशनल से, मान लो √3 लिया हमने, तो कितना आ जाएगा, 0/√3, 0 आ जाएगा। ये रैशनल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर रैशनल नंबर 0 हो जाए तो फिर रैशनल आ सकता है। यहीं पे लिख देते हैं, डिवीजन का लिखते हैं फाइनली। ठीक है, डिवीजन का लिखते हैं। डिवीजन का क्या लिखेंगे कि अगर मान लो ये जो r है, अगर r जो है वो 0 नहीं है तो ऑलवेज इर्रेशनल आ रहा है, और अगर r 0 है तो रैशनल आ रहा है। ठीक है, तो ये टेबल आपको समझ में आ गई ना, कि एडिशन करेंगे तो हमेशा ही इर्रेशनल आएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी हमेशा इर्रेशनल आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो रैशनल नंबर हमने लिया है वो 0 नहीं है तो हमेशा इर्रेशनल आएगा। लेकिन अगर रैशनल नंबर 0 है और मल्टीप्लिकेशन का मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं हम, तो फिर क्या आएगा, रैशनल। डिवीजन कर रहे हैं और r नॉट 0 है तो ऑलवेज इर्रेशनल आएगा, और r 0 है तो रैशनल आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, इसका हम लिख सकते हैं कि सम और, ये मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा तो उसमें आपको मिल जाएंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ अ, मतलब कि यहाँ बोर्ड पे मैं जब वीडियो देखते हुए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आप लिखोगे या नहीं लिखोगे वो आप पे डिपेंड करता है। सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या, इर्रेशनल। एक रैशनल, ठीक है, एक रैशनल को और एक इर्रेशनल को हम सम करेंगे या फिर डिफरेंस करेंगे तो हमेशा ही इर्रेशनल आएगा, और आ भी रहा है। ठीक है, ये हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। दूसरा कंक्लूजन हम एक और निकाल सकते हैं। दूसरा कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि द प्रोडक्ट
प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन। और कोशेंट, और कोशेंट होता है डिवीजन ऑफ अ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, एनो का मतलब है नंबर, एंड एन irrational number is always कितना होगा? प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन नॉन ज़ीरो, मतलब कि चाहे प्रोडक्ट हो या कोशेंट हो, अगर r नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो हमेशा ही हमेशा क्या बनेगा? इर्रेशनल बनेगा, इज़ ऑलवेज इर्रेशनल। ओके, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन बिटवीन अ रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन बिटवीन टू इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, कि दो इर्रेशनल नंबर्स हैं, उनके बीच में हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, मतलब कि उनका दोनों का सम डिफरेंस या फिर प्रोडक्ट या कोशेंट करें तो क्या होगा। तो सबसे पहले एडिशन का देखते हैं। एडिशन में मान लीजिए मैंने किया √5 प्लस √7, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा? √5 जो होता है वो होता है 1 पॉइंट कुछ, ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तभी तो इरेशनल है ना। उसके बाद √7 होगा 2 पॉइंट, √5 2 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, √7 भी 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये भी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब इसका जो रिज़ल्ट बनेगा प्लस करके वो कितना बनेगा? इसमें भी डिजिट्स नहीं रुक रहे हैं और रिपीटिंग ब्लॉक भी नहीं है कुछ, इसमें भी डिजिट्स नहीं रुक रहे हैं और रिपीटिंग ब्लॉक भी नहीं है कुछ, तो जो रिज़ल्ट बनेगा उसमें भी जो डेसिमल एक्सपेंशन बनेगी वो क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इर्रेशनल होगा। ठीक है, एक तरीके से हमने करके देखा तो क्या आ रहा है? इर्रेशनल आ रहा है। तो ऐसा देख के लगेगा कि दो इर्रेशनल्स को जोड़ेंगे तो हमेशा इर्रेशनल बनेगा। लेकिन एक और केस देखते हैं। मान लो कि √5 प्लस किया मैंने -√5, अब क्या बनेगा? और हम ये लिख भी सकते हैं क्योंकि √5 जो होता है वो इर्रेशनल होता है और जो -√5 है वो भी इर्रेशनल है। ठीक है, क्योंकि -√5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? माइनस आ जाएगा सामने कुछ, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो होगा ही। ठीक है, तो -√5 भी एक इर्रेशनल है, √5 भी इर्रेशनल है, दोनों को मैंने प्लस किया तो क्या हुआ? √5 प्लस -√5, तो ये बनेगा 0। अब ये इर्रेशनल की जगह रैशनल आ गया। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि अगर दो इर्रेशनल नंबर्स को हम ऐड करें तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इर्रेशनल ही आए, रैशनल भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एडिशन में क्या हो रहा है? एडिशन में रैशनल और इर्रेशनल दोनों आ सकते हैं। सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। √5 - √3, ये तो पक्का इर्रेशनल आएगा। ठीक है, मतलब √5 - √3 आप करके देखोगे तो 2 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये करके कुछ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों ही हैं डेसिमल एक्सपेंशंस। तो जो रिज़ल्ट बनेगा वो भी तो बहुत आगे तक जा रहा होगा ना, इधर से आ रहा होगा कहीं कुछ, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसका मतलब ये बना इर्रेशनल। अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। √5 माइनस में √5 ही कर देता हूँ, ठीक है, और ये ठीक भी है क्योंकि ये भी इर्रेशनल है और ये भी इर्रेशनल है। अब क्या बना? √5 में से मैं √5 को ही घटा दूंगा तो कितना बन जाएगा? 0। तो 0 जो है वो कितना है? रैशनल है। इसका मतलब क्या हमें पता चला कि सब्ट्रैक्शन जो है वहाँ पर भी दोनों में से
कोई भी आ सकता है। अब बाकियों का देखते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी कि प्रोडक्ट और कोशेंट देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। मान लीजिए कि √5 को हमने √3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? √5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 होता है 2 पॉइंट समथिंग, और ये कितना होता है √3 1 पॉइंट, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो जब मल्टीप्लिकेशंस हो रहे होंगे तो जो रिज़ल्ट बनेगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। तो इसका मतलब ये इर्रेशनल है। और एक और तरीके से हम देख सकते हैं, हमने लास्ट वाले उसमें क्या देखा था, लास्ट वाला जो हम जब एक इर्रेशनल और एक रैशनल में मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा रहे थे तो हमने देखा था कि एडिशन और जो वो होता है, एडिशन और क्या कहते हैं जो सब्ट्रैक्शन होता है, उसमें तो हमेशा ही रैशनल आता है। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं हम और एक रैशनल ज़ीरो होता है और एक केस था कि जो रैशनल नंबर है वो ज़ीरो नहीं है, तो रैशनल नंबर जब ज़ीरो नहीं होता है तो वो हमेशा इरेशनल आता था। तो हमें क्या पता लग रहा है कि इरेशनल नंबर जो है वो कहीं पर भी अगर आ जाता है और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो तो पूरे रिजल्ट को वो इरेशनल बना देता है, बशर्ते कि जो रैशनल नंबर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि √5 जो है वो अकेला ही इरेशनल है, ये तो और इरेशनल है। तो अगर ये अकेला ही इस पूरे रिजल्ट को इरेशनल बना सकता है तो इसकी तो फिर बात ही छोड़ दो, एक इरेशनल ही पूरे रिजल्ट को इरेशनल बना देता है। ठीक है, तो उससे भी हम देख सकते हैं कि इरेशनल ही होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई में अगर हम सेम से करें, मतलब √5 को √5 से ही कर दे तो क्या बनेगा? √5 इंटू √5 कितना बनेगा? 5 ही बनेगा। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए ना कि √5 इज इक्वल टू √5 इंटू √5 5 ही होता है। जैसे कि मान लीजिए √9 है, उसको √9 ही करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? जैसे हम लिखते हैं कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो हम √9 का स्क्वायर लिख देंगे इसको। ठीक है, इज इक्वल टू √9 कितना होता है? 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो वो सेम ही आता है नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि √x इंटू √x इज इक्वल टू x होता है। उसी हिसाब से √5 इंटू √5 5 होगा, और जो 5 है वो यहाँ पर एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब हमें पता लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें भी इरेशनल या फिर रैशनल दोनों आ सकते हैं। और अब हम डिवीजन करके देखते हैं। इसमें हम करके देखते हैं √5 डिवाइडेड बाय √3, तो हमें पता है कि रैशनल जो है वो अकेला ही रिजल्ट को इरेशनल बनाने के लिए काफ़ी होता है, अगर रैशनल नंबर जो है उसमें कोई ज़ीरो ना हो। तो यहाँ पर भी ज़ीरो नहीं है तो ये भी इरेशनल ही होगा। और अगर हम √3 को √3 से ही डिवाइड कर दें, ठीक है, अभी भी तो ये बात सही है ना कि यहाँ पे भी यहाँ पर भी हमने इरेशनल लिया, यहाँ पर भी इरेशनल लिया, तो इसका मतलब क्या होगा? √3 को अगर √3 से ही डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। ये भी इरेशनल है, सॉरी इरेशनल नहीं, ये भी इरेशनल है, ये भी रैशनल नंबर है। इसका मतलब हमें पता लग चुका है कि जो अगर हम दो इरेशनल नंबर्स के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, तो चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, मतलब कि हम दो इरेशनल नंबर्स को चाहे सम करें, चाहे उनका डिफरेंस निकालें या उनका प्रोडक्ट निकालें या कोशेंट निकालें, तो क्या बनेगा? इरेशनल भी बन सकता है और रैशनल भी बन सकता है। ठीक है, तो अब हम एक और लाइन लिखते हैं। एक और लाइन हम क्या लिख सकते हैं कि इफ़ कंक्लूजन, मतलब कि इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड
एन इर्रेशनल नंबर by another irrational number, जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट में भी क्या चीज़, रैशनल भी हो सकता है, रिजल्ट में भी रैशनल और इर्रैशनल। हम देख के पता नहीं कर सकते, रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। ठीक है, अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स हमने पढ़ लिया। अगर थोड़ा मैं स्लो, आपको लगे कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा फास्ट करके भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आपकी स्पीड तेज है समझने की तो आप थोड़ा फास्ट कर लीजिए वीडियो को। अब हम क्या करेंगे कि अभी तक हमने क्या देखा था कि नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं, जैसे कि √5 को हम शो करते थे, √2 को शो करते थे, √3 को शो करते थे। कैसे करते थे? वो करते थे हम इस तरह से कि यहाँ पे है 0, यहाँ है 1, यहाँ है 2, और इस तरह से हमने नंबर लाइन बना रखी है। मान लो कि √5 शो करना है, ठीक है, या हाँ √5 शो करना है, तो क्या करते थे हम, यहाँ पे लेते थे 1 यूनिट का डिस्टेंस, फिर इस पे हम 1 यूनिट की लाइन लेते थे परपेंडिकुलर, ठीक है, ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट। फिर इस पे जो पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड निकलेगी वो कितनी निकलेगी, √2। फिर हम इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लेते थे और ये होता था 1 यूनिट्स। फिर हम इन दोनों को ज्वाइन करते थे तो ये होता था √3। फिर इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लेते थे और ये आता था ये 1 यूनिट्स का लेते थे। फिर ये जो बनता था वो होता था √4। फिर इस पे आते थे, वन यूनिट परपेंडिकुलर, ये बनता था √5। और फिर इसको हम कंपास से इस पॉइंट को ट्रांसफ़र कर लेते थे, यहाँ 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, इस पॉइंट को हम ट्रांसफ़र कर लेते थे कहाँ पे, नंबर लाइन पे, और ये पॉइंट आ जाता था, इसे ही हम √5 बोलते थे। ऐसे हमने किया था। तो इसमें हम क्या हैं कि हम कितने का भी कर सकते हैं, 1000 का हो चाहे 10 का हो। हाँ, बस वो है बात कि हमें बहुत टाइम लगेगा, मतलब हम फिर √6 का बनाएंगे, फिर √7 का बनाएंगे, फिर 8 का बनाएंगे, 9, 10, ऐसे बनाते 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 1000 पे पहुँचेंगे। चाहे किसी ने बोला है कि 10 का बनाओ, √10 को शो करो, लोकेट करो नंबर लाइन पे, तो हम 10 तक जाएंगे एक एक कर करके। ठीक है, दूसरी बात, एक और प्रॉब्लम है इस मेथड में कि आप जो है नेचुरल नंबर का ही बना सकते हो, नेचुरल नंबर को ही लोकेट कर पाओगे। अगर हम बोलें या अगर हम कहें, अगर कोई कहे कि √5.6 इसको लोकेट करो, लोकेट इट ऑन नंबर लाइन, तो हम इस मेथड से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, √5.6 को नंबर लाइन पे शो करने का मतलब क्या कि एनी पॉजिटिव रियल नंबर, 5.6 एक रियल नंबर है, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर को कैसे शो करें हम नंबर लाइन पे, हमें ये देखना है। अभी तक हम नेचुरल नंबर्स को कर पा रहे थे, ठीक है, टिल नाउ वी वॉज एबल टू लोकेट नेचुरल, आई मीन रूट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के जो रूट्स थे सिर्फ उन्हें ही कर पा रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो उसको हम लोकेट कर लेंगे। अब जो हम मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं उससे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में
उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखें, लिखते हैं कि हाउ टू, टॉपिक का नाम क्या है, हाउ टू लोकेट अंडर रूट एक्स ऑन अ नंबर लाइन वेयर x is any पॉजिटिव रियल नंबर। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है उसको कैसे शो करेंगे, तो मान लीजिए हमें रूट एक्स का करना है, ठीक है, या मान लीजिए रूट 9.5 का करना है एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9.5 यूनिट्स की एक लाइन बनाएंगे, 9.5 यूनिट्स। अब आप स्केल से बनाओगे तो आपको क्या बनाना चाहिए, 9.5 सेंटीमीटर रखना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो हम स्केल पे यूज़ करते हैं वहाँ पे तो सेंटीमीटर ही मेंशन होता है प्रॉपर तरीके से। तो 9.5 सेंटीमीटर हम ले लेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है, यूनिट्स, कितनी भी यूनिट्स ले सकते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए 9.5 कोई इंच करके इंच करके सॉल्व करना चाहे, 9.5 इंच, वो भी हो सकता है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि 9.5 सेंटीमीटर से बनाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो 9.5 यूनिट्स किया हमने यहाँ से लेके इस पॉइंट तक। फिर जो है यहाँ से 1 यूनिट आगे बढ़ा देंगे लाइन को, 1 यूनिट आगे बढ़ाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 9.5 यूनिट, मतलब कि आपने यूनिट की जगह पे अगर सेंटीमीटर रखा है तो यहाँ पर भी यूनिट की जगह पे सेंटीमीटर ही रखना पड़ेगा। 9.5 सेंटीमीटर्स लिया है आपने, तो वहाँ पे 1 सेंटीमीटर लाइन को आगे बढ़ा देंगे। फिर इस लाइन का मिड पॉइंट निकालेंगे। 2 तरीके हैं मिड पॉइंट निकालने के, या तो आप स्केल से डायरेक्ट करो, ठीक है, जैसे कि 9.5 + 1 कितना हो गया, 10.5, उसको 2 से डिवाइड करो, यह अप्रॉक्सीमेटली पहुँचेगा 5.25 तक। और 5.2 का यहाँ पे आपने 0 रखा स्केल का, और 5.25 पे एक मार्क लगा दिया। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका है। एक तरीका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके, मतलब कि आपने कंपास लिया, यहाँ पे मार्क लगाया और यहाँ पे मार्क लगाया, और सेम आर्क बिना प्रकार को, मतलब बिना कंपास को वो किए, क्या कहते हैं, बिल्कुल भी बिना उसको ऑल्टर किए आप दूसरा आर्क लगाते हो और फिर इसको ज्वाइन करते हो, तो ये जो है ये लाइन का मिड पॉइंट होता है किसी भी लाइन का, ठीक है। मतलब कि आपको कभी बोला हो कि इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, तो एक आर्क दूसरा आर्क बिना कंपास को ऑल्टर किए, एक आर्क इधर एक आर्क इधर, फिर इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री पे होगा, और बाइसेक्टर का मतलब कि ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, वो इस लाइन को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। मिड पॉइंट मतलब लाइन का बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, ठीक है। तो हमने मिड पॉइंट ऐसे पता कर लिया मान लो। उसके बाद क्या करना है, इसको सेंटर मान के, इसको सेंटर मान के, और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको रेडियस मान के हमें एक सेमी सर्कल बनाना है इस लाइन पर, तो वो भी हम बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे निडल रखेंगे, यहाँ पे अपनी पेंसिल रखेंगे और सेमी सर्कल बना देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पर, मतलब कि यहाँ से 9.5 यूनिट्स पर जो हमारा पॉइंट था उस पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर ये जो होगा, मतलब कि इतना जो होगा यही रूट एक्स होगा, ठीक है। तो हमें पता लग गया ना कि रूट एक्स कितना है लेंथ के हिसाब से, रूट एक्स। अब किसी तरह से हमें क्या करना है,
जैसे हम उसमें नहीं पता कर लेते थे, यहाँ पे होता था 0, यहाँ पे होता था 1, यहाँ पे 1 होता था, ये √2, तो हमें √2 तो पता लग गया है। अब इसे किसी तरह से नंबर लाइन पे ट्रांसफ़र करना है, तो इस पॉइंट को भी हम किसी तरह से नंबर लाइन पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। नंबर लाइन पे अगर हमें ट्रांसफ़र करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को 0 मानना होगा। मान लिया कि यही 0 है और इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ से इस पॉइंट पे 1 यूनिट्स था तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, और ये मान लो और आगे तक नंबर लाइन जा रही है। ये है हमारी नंबर लाइन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निडल रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल, और इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मान लो ये पॉइंट आया, तो यही हमारा √x है। जैसे ये 3 है, ये 2 है, ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, √x। मतलब कि यहाँ पे क्या है, √9.5 है एक तरह से, क्योंकि हमने 9.5 का एग्जाम्पल लिया था ना, तो यही हमारा 9.5 है। हालांकि ध्यान रखना √9.5 3 से आगे जाएगा। कर ही देता हूँ मैंने, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। ये जो है, ये मान लो यहाँ पर पहुँचा, तो ये जो पॉइंट है ये कितना होगा, √9.5। 3 से आगे क्यों होगा, क्योंकि 9 का रूट ही 3 होता है, तो 9.5 का रूट तो और आगे जाएगा ना 3 से। ठीक है, अच्छा ये बात तो आ गई समझ में। इसके बाद क्या करते हैं, अच्छा अगर आप इंटरेस्टिंग हो तो मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ कि कैसे होता है। अब इस हिसाब से हम चाहे 1000 का हो, चाहे 2000 का हो, चाहे 100.5 का हो, चाहे 100.10 का हो, कितने का भी बना सकते हैं। हमें उतना ही की लाइन लेनी है, उस पर 1 यूनिट्स जोड़ना है, फिर हम उसका मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर हम उसका सेमी सर्कल बनाएंगे। उसके बाद जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट जहाँ तक का हमें निकालना था, उस पॉइंट से हम ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे सेमी सर्कल को, वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही √x होगा, और उस पॉइंट को हम किसी तरह से नंबर लाइन पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, यहाँ से 0 को स्टार्ट करते हुए। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग है प्रूफ, इसलिए मैं बता रहा हूँ एक बार। अगर आपको नहीं देखना तो आप स्किप भी कर सकते हो, नहीं तो बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि नहीं नहीं प्रूफ क्यों देखना है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है प्रूफ, तो मैं बता देता हूँ। अगर प्रूफ नहीं देखना है तो आप स्किप करो इस पोर्शन को, ठीक है, सीधा नेक्स्ट टाइम स्टैम्प्स पे चले जाओ, वो मैंने बताया हुआ है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ इसका। ये हमने लाइन ली कितने की, x की, क्योंकि हम √x को लोकेट करना चाहते हैं। मान लो x कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, उसको हम लोकेट करना चाहते हैं, तो हम कितने की लाइन लेंगे, x की, x यूनिट्स की हमने लाइन ली। फिर 1 यूनिट हमने बढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि ये हमें बढ़ाना होता है, 1 यूनिट हमने बढ़ाया। फिर हमने क्या किया था, इसका मिड पॉइंट निकाला था, ये रहा मान लो मिड पॉइंट। वहाँ से एक हम सेमी सर्कल बनाते हैं, सेमी सर्कल हमने बनाया। उसके बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन लेनी थी, ये ली हमने परपेंडिकुलर लाइन। अब हमें बताया गया है कि ये जो लाइन होगी ना, ये लाइन जहाँ पे सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, यही डिस्टेंस √x होगा। तो हम निकालते हैं कि क्या होता है। अच्छा एक ट्रायंगल बना लेते हैं, मान लो कि ये a है, ठीक है, x यूनिट्स यहाँ पे मैंने लिखा, कितना था, ये था x यूनिट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक था x यूनिट्स, और ये जो था ये कितना था, 1 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है कि, और ये मिड पॉइंट है, ये √x। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये वाला, ये वाला हमने ट्रायंगल लिया, ठीक है।
ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे। तो ये मानो A, ये माना मैंने B और इसे माना C। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये लाइन यहाँ तक x है और ये 1 है, तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा कितना होगा, ये होगा x+1 यूनिट्स, ये x+1 यूनिट्स होगा। और ये जो है ये मिड पॉइंट है, तो इसका आधा कितना होगा, ये कितना होगा, ये x+1/2 होगा। ठीक है। और ये क्या है, रेडियस है, इस सेमी सर्कल का रेडियस है, मतलब यही है r। और हमने ये r है, ठीक है, और ये जो AC है ये क्या है, ये भी r है, तो ये भी x+1/2 होगा, ये भी हो गया। अच्छा ये कितना होगा, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक AB, ये कितना होगा, ये पूरा था x और इतना था x+1/2। तो अगर मैं x में से x+1/2 को माइनस कर दूं तो इतना आ जाएगा, तो इज इक्वल टू x माइनस x+1/2। ठीक है। तो AB हमें मिल गया है, हमें AC भी मिल गया है, AC इज इक्वल टू x+1/2। अब पाइथागोरस लगा के कुछ करते हैं और देखते हैं कि रूट x आता है कि नहीं। अगर आ गया तो इसका मतलब ये जो बात कही गई है वो सही है, अगर नहीं आया तो बात गलत है। तो देखते हैं, ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस हमने लगाया, पाइथागोरस थ्योरम। क्या आता है पाइथागोरस थ्योरम, क्यों लगा पा रहे हैं हम, क्योंकि एंगल B जो है, एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। पहले हम ये देख लेते हैं कि AC कितना है। हमें पता है कि AC जो है वो x+1/2 है और AB जो है वो कितना है, x माइनस x+1/2 इज इक्वल टू, 2 को मैंने लिया एलसीएम, ये बना 2x माइनस ये है x+1 इज इक्वल टू 2x माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 2x माइनस x कितना होगा, x -1 का -1/2, मतलब कि AB की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू तो ये है, AC इज इक्वल टू x+1/2। AB की कितनी है, ये वाली, AB कितना आया है फाइनली, x -1/2 आया है। ठीक है। अब पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस हम लगा के क्या लिख सकते हैं कि AC² जो है वो बराबर है AB² प्लस BC²। ठीक है। और हमें क्या निकालना है, BC की वैल्यू हमें निकालनी है इस तरह से। अब ये डायग्राम मुझे मिटाना पड़ेगा, तो मैं डायग्राम मिटा देता हूँ स्पेस के लिए। बाकी हमें इधर से पता तो लग ही गया कि AC कितना है, AB कितना है और ये कितना है, और हमें BC कैलकुलेट करना है। ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट BC। AC की जगह क्या डालोगे, AC की जगह हमें डालना है x+1 का, अच्छा पहले वही का काम कर लेते हैं। BC² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC² और ये जो AB² था ये BC² के प्लस में था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब इक्वालिटी के उधर गया तो क्या हो गया माइनस, तो मतलब AB² इज इक्वल टू, आप सॉल्व करते हैं, AC² इसका मतलब x+1/2 का स्क्वायर माइनस AB², AB कितना है x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पूरे AC का स्क्वायर करना है। x+1 के ऊपर सिर्फ स्क्वायर नहीं आएगा, उसके नीचे जो 2 है
उस पूरे पे स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर, मतलब इस पूरे ब्लॉक पे स्क्वायर आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर को ऊपर नीचे तोड़ लिया और हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये होता है ए बाई बी का होल स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी होती है कि ए बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो उसी हिसाब से हम ऊपर नीचे स्क्वायर को अलग अलग कर सकते हैं। माइनस ये क्या है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। उसी हिसाब से हम एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो क्या करेंगे, क्या हो आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस टू ए बी, मतलब कि टू इंटू एक्स इंटू वन, इसका मतलब टू एक्स डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर, माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे माइनस होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब कि प्लस वन का स्क्वायर वन, और माइनस टू ए बी मतलब टू इंटू एक्स इंटू वन। वन को मैं नहीं लिखा जाता है, वन को नहीं लिखते, वन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपॉन फोर। बी सी स्क्वायर कितना आएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, फोर कॉमन है, मतलब कॉमन क्या इन दोनों का, फोर, फोर का एलसीएम लेंगे तो हम फोर आएगा, ये आया फोर, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, और माइनस करना है इस पूरे ब्लॉक को, तो माइनस अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स अपॉन फोर, ठीक है। थोड़ा और स्पेस चाहिए तो एक बार अगेन मैं, बोर्ड छोटा है, बताना अगर बड़े लेने हो, बड़ा लेने की ज़रूरत पड़े तो कमेंट्स में लिख के बताना, फिर हम कोशिश करेंगे, मतलब फिर हम बड़े पे पढ़ाऊँगा फिर मैं, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ तक हम पहुँचे थे। अच्छा ये बात भी पता होना चाहिए कि प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जैसे कि वन प्लस टू लिखा हो माइनस टू लिखा हो तो क्या होगा, प्लस टू किया उसी चीज़ में से माइनस टू कर दिया तो बराबर क्या आएगा, वही चीज़ आएगी, मतलब एक में मैंने प्लस दो किया फिर माइनस दो कर दिया तो सेम ही आएगा, तो वो काट देंगे हम, ठीक है। जैसे कि टंकी में पानी है, 50 लीटर मैंने पानी भर दिया, प्लस किया, फिर 50 लीटर पानी खाली कर दिया, माइनस कर दिया, तो उतना ही आ जाएगा। ये प्लस वन ये माइनस वन भी उसी तरह से कटेगा, प्लस टू एक्स कितना हो जाएगा, फोर एक्स, नीचे कितना है फोर, इज इक्वल टू कितना आएगा, फोर और फोर कट जाएंगे, आएगा एक्स। इसका मतलब क्या है कि बी सी स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू एक्स है। दिस इम्प्लाइज कि बी सी कितना होगा, ये जो स्क्वायर होता है जब इक्वालिटी के उधर जाता है तो रूट बनता है, जिस तरह से मल्टीप्लाई इधर हो रहा होता है, अगर इधर मल्टीप्लाई होता है कोई चीज़ तो उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है, प्लस हो रहा होता है तो माइनस हो जाता है, इसी तरह से स्क्वायर हो रहा होता है तो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। जैसे हम बोलते नहीं हैं कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 9, स्क्वायर रूट 9, ठीक है, मतलब ये स्क्वायर जो है वो वहाँ जाके रूट बना। तो अब आ गया है इसका मतलब कि बी सी जो है वो रूट एक्स आएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो मतलब कि हमने प्रूफ कर दिया है, हम लोगों ने मिलके प्रूफ कर दिया है कि ये जो बी सी आता है वो रूट एक्स। अब हमें कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ना है, जैसे कि क्लास 8th में हमने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा था इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। उसी तरह से हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, ए प्लस बी ए माइनस बी पढ़ा था, इस तरह के कुछ पढ़े थे हमने। तो मतलब इन आइडेंटिटीज़ से क्या होता है कि हम
क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं ईजीली, ठीक है, प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाते हैं। तो इसी तरह से हम इस चैप्टर में भी कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, लेकिन ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ नहीं, ये कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं, रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तो जो पहली आइडेंटिटी होती है वो होती है अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। जैसे कि अंडर रूट 9 नहीं, जैसे कि मान लो अंडर रूट 36 है, उसे इस आइडेंटिटी के हिसाब से क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 4। अगर मैं 36 को 9 इंटू 4 इस वाले हिसाब से लिखूं तो रूट 36 को क्या लिख सकते हैं, रूट 9 इंटू रूट 4। तो ये कितना होता है, रूट 36 होता है 6, रूट 9 कितना होता है 3, रूट 4 होता है 2। तो ठीक है, LHS पे कितना है, LHS बराबर 6 आ रहा है और RHS बराबर कितना आ रहा है 3 इंटू 2 यानी 6। तो इसका मतलब ठीक है ये आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी हमें कौन सी पढ़नी है, अंडर रूट A अपॉन B इज इक्वल टू अंडर रूट A अपॉन में अंडर रूट B, ठीक है। जिस तरह से हमने मल्टीप्लाई वाले का हम तोड़ के अलग अलग कर सकते हैं, उसी तरह से हम डिवाइड वाले का भी तोड़ के अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसे ही मान लीजिए 36/4 ये है, तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से हम इसे रूट 36 अपॉन रूट 4 भी लिख सकते हैं। अब हम चेक करते हैं LHS RHS पे। LHS पे क्या है, 36/4 यानी रूट 9, और उधर कितना है रूट 36 यानी 6, और रूट 4 का मतलब होता है 2। रूट 9 कितना होता है 3, और 6/2 कितना होता है 3। इसका मतलब ये आइडेंटिटी भी सही है। इस तरह से हम चेक करते हैं, ठीक है। थर्ड जो है ये है अंडर रूट A प्लस रूट B मल्टीप्लाइड बाय होल मल्टीप्लाइड बाय रूट A माइनस रूट B। तो ये बहुत सिंपल है। जैसे हमने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या पढ़ा था, A प्लस B होल मल्टीप्लाइड बाय A माइनस B इज इक्वल टू क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये पूरा A है, ये पूरा B है ना। उसी तरह से यहाँ पर A, यहाँ पर B। तो इसका मतलब है कि A प्लस B और A माइनस B वही सेम एक्सप्रेशन में है, सेम तरीके से लिखा हुआ है, तो हम वही वाली चीज़ को यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो क्या बनेगा, अंडर रूट A का स्क्वायर माइनस रूट B का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बात मैंने बताई थी वैसे तो, कि रूट x का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है x ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी, रूट b का स्क्वायर b, ठीक है। तो a माइनस बी, तो अब हम इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू a माइनस बी। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये तो समझने के लिए सिर्फ था। फोर्थ है a प्लस अंडर रूट b होल मल्टीप्लाइड बाय a माइनस रूट b इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम वही a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, सेम आइडेंटिटी लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो a है ये खुद ही a है, और यहाँ पर b क्या है, ये जो रूट b है वो b है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करना होता है, तो a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर a ही स्क्वायर होगा, माइनस b का स्क्वायर का मतलब क्या है रूट b, क्योंकि यहाँ पे b क्या है रूट b, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर कितना होगा b। तो इसका मतलब क्या लिख देंगे हम, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
माइनस बी। ठीक है, ये अब जो है फिफ्थ आइडेंटिटी, फिफ्थ है रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाइड बाय रूट सी प्लस रूट डी इज इक्वल टू क्या होगा। तो हमें ये पता है ना कि अगर a प्लस बी हो, इसे मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई करना हो, ये छोड़ो, इससे छोड़ो, ये छोड़ो, यहीं पे देख लेते हैं। हमें पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इसमें एक टर्म है और एक ये टर्म है, इसमें भी एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में प्लस करके इसको इससे मल्टीप्लाई और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहला करते हैं, अंडर रूट ए मतलब रूट ए इंटू रूट सी प्लस, क्यों, क्योंकि प्लस का रूट ए प्लस के रूट सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, प्लस का रूट ए प्लस रूट डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, तो प्लस 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 रहेगा, तो रूट ए इंटू रूट डी प्लस करेंगे। अब हमने ये दोनों स्टेप सॉल्व कर लिए, ये ए का सी से हमने करा लिया और मतलब रूट ए का रूट सी से करा लिया, रूट ए का रूट डी से करा लिया। अब हम रूट बी को रूट सी से कराएंगे मल्टीप्लाई, रूट बी मल्टीप्लाई रूट सी प्लस फिर रूट बी को रूट डी से कराना है और प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, रूट बी मल्टीप्लाई रूट डी। ठीक है, इसको हम एक और चीज़ लिख सकते हैं ना, जैसे कि हमने अभी देखा था कि रूट ए इंटू रूट बी को हम रूट ए बी भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी। तो उसी तरह से रूट ए इंटू रूट सी को हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, रूट ए सी, फिर रूट ए इंटू रूट डी को हम डायरेक्ट रूट ए डी भी लिख सकते हैं, रूट बी इंटू रूट सी को हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सीधा सीधा रूट बी इंटू रूट सी था तो रूट बी सी प्लस रूट बी इंटू रूट डी को क्या लिखेंगे, रूट बी डी। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ, और अब आएगा सिक्स्थ। सिक्स्थ जो है वो है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए है यहाँ पर रूट ए, बी है यहाँ पे रूट बी, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो आइडेंटिटी होता है उसको हम यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, ए का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर का मतलब रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का मतलब रूट बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बी जो है वो रूट बी पूरा ही बी की तरह है ना, और फिर क्या होता है प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी। तो रूट ए का स्क्वायर जो है वो मैंने अभी बताया था, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए, रूट बी के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी, और 2 रूट ए बी इंटू रूट 2 रूट ए इंटू रूट बी को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट ए बी। ठीक है, ये 6 आइडेंटिटीज़ हो गई, ये समझ में आ गई आपको, ओके, देख लो एक बार भले ही। ठीक है, इसके बाद जो है हमें एक पढ़ना है टॉपिक रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे किया जाता है। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर
मतलब क्या कि कोई भी फ्रैक्शन होगा, मान लो a बटा b, ये एक फ्रैक्शन है, इसमें ये जो b है ये इर्रेशनल है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर को, इस इर्रेशनल को मेक इट रैशनल, इसे रैशनल बनाना है। कि मान लो अगर b की जगह √2 होगा तो किसी तरह से इसको एक रैशनल नंबर में चेंज कर देना है। ध्यान ये रहे कि जब हम इसे रैशनल में चेंज करेंगे तो उसके न्यूमरेटर में भी कुछ चेंजेस हो जाएंगे, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें क्या है, हमें बोला गया है कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, मतलब कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, तो हम सिर्फ b यानी कि जो डिनोमिनेटर में है उसको रैशनलाइज करने पर ध्यान देंगे, बाकी ऊपर क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 2 एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा कि क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल है 1/√2, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब कि इसका जो √2 है उसको एक रैशनल नंबर में तब्दील करना है। तो क्या करेंगे हम, 1/√2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा ये भी ध्यान रखना कि मान लो कोई फ्रैक्शन है p/q के फॉर्म में, मान लो चलो a/b के फॉर्म में है, तो अगर मैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करूं ऊपर और साथ ही साथ नीचे भी करूं, तो पूरे के पूरे जो ओवरऑल जो फ्रैक्शन है उस पर कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। जैसे कि ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ा, इसको हम 2a/2b लिख देंगे, तो कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं है, क्योंकि 2 तो वैसे भी कट सकता है आराम से, लेकिन हमने अपनी सहूलियत के लिए 2a/2b लिखा, ठीक है। तो अगर हम ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान ये रहे कि सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे हम न्यूमरेटर और दोनों डिनोमिनेटर में, सिर्फ ये दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तभी ये फ्रैक्शन का ओवरऑल वैल्यू चेंज नहीं होगा, नहीं तो चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, मान लो ऊपर है, मान लो 4 है ऊपर और नीचे 2 है, ठीक है, ये मान लो चलो 5 है, ऊपर 5 है नीचे 2 है, तो अगर हम इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ऊपर बनेगा 10 नीचे बनेगा 4, वो 10 भी एक तरह से 5/2 ही होता है, तो इसका मतलब फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे +2 करूँ, यहाँ पे +2 लगाया, नीचे भी +2 कर दिया, और हम मन ही मन खुश हो रहे हैं कि जो फ्रैक्शनल फॉर्म है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। देखो 5/2 कितना होता है, ये होता है तकरीबन 2.5 के करीब, और अगर मैंने +2 ऊपर भी किया और +2 नीचे भी किया तो कितना बच जाएगा, 5 to 7 और नीचे बन जाएगा 4। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 7/4 की वैल्यू जो है वो अप्रॉक्स इतनी होती है 1.75, तो ये दोनों वैल्यूज़ चेंज हो गई, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब हम प्लस या माइनस यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसे ही हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर सकते हैं, तो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, नहीं तो चेंज हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमें अभी पता है कि इससे वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, लेकिन इसका जो ये है डिनोमिनेटर, इसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे। क्या होंगे, ऊपर क्या चेंजेस हुए, 1 × √2 कितना होता है, √2, √2 × √2 कितना होता है, 2, और ये जो 2 है ये रैशनल है, तो इसका मतलब कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर चुके हैं, जबकि दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जैसे 1/√2 है, ये बराबर होगा √2/2 के, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज भी हो चुका है। तो ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, कैसे, हमें कुछ करेंगे इस तरह से, जैसे √2 है तो हमने ऊपर भी √2 को से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर का हमें ध्यान नहीं देना है, भले ही ये इर्रेशनल बन गया लेकिन ये हमारे लिए
मैटर नहीं करता है, क्योंकि हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने को बोला था, तो वो हमने काम कर दिया है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि 1/, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 1/2 + √7। इसको कैसे करें, इसको किससे मल्टीप्लाई करें हम, ये इरेशनल है, ये बात तो तय है। 2 + √7 जो है वो इरेशनल होता है, ये बात तो तय है। इसे ही हमें रैशनल बनाना है किसी तरह से, तो हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें, सोच के देखो, किससे मल्टीप्लाई करें कि रैशनल हो जाए। क्या हम इसे √2 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। अगर हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर हमने √2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये 2 √2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 7 × 2 नहीं हो पाएगा। √14 भी इरेशनल ही होगा, और 2 √2 तो है ही इरेशनल, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो। जैसे कि हमने ये बात पढ़ी थी ना कि एक रैशनल हो और एक ही इरेशनल हो, तो ये ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो इरेशनल बन जाता है। तो यानी ये इरेशनल है, तो क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें, 2 + √7 को क्या 7 से करें, तो भी ये 7 × √7 जब निकल के आएगा, जैसे 7 × 2 तो 14 हो जाएगा, चलो ये तो रैशनल है, कोई बात नहीं। प्लस ये 7 × √7 कितना हो जाएगा, 7 √7, ये इरेशनल हो जाएगा। ये भले ही रैशनल है, लेकिन एक रैशनल और इरेशनल जुड़ेंगे तो वो फाइनली भी इरेशनल रहेगा। तो हम ये सब काम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, चेंज द साइन, और फिर करके देखते हैं क्या होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 + √7 को हमें मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से, लेकिन हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है बीच में प्लस, उसको चेंज कर देते हैं, मतलब कि साइन को चेंज कर देते हैं 2 - √7 से। अब कितना आएगा, ये a + b और a - b की फॉर्म बन रही है, मतलब कि a + b और a - b ये वाली फॉर्म बन रही है। ये इक्वल टू होता है a² - b²। a क्या है, 2, मतलब कि 2 का स्क्वायर करो, फिर आता है माइनस, तो माइनस, और फिर आता है b का स्क्वायर, मतलब कि √7 का स्क्वायर करो, तो क्या आएगा, 2 × 2 = 4 माइनस √7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 = -3। और ये जो है ये रैशनल है, तो अब हमने रैशनलाइज कर लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर नीचे दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन बाय 2 + √7, ऊपर भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 - √7 से, क्योंकि हमें नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 2 - √7 से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि इस फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू चेंज ना हो और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज भी हो जाए। तो 1 × 2 - √7 कितना होगा, 2 - √7, और नीचे कितना आ जाता है, 2 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - √7 अपॉन 2 × 2 = 4 माइनस √7 का स्क्वायर 7 इज इक्वल टू 2 - √7 अपॉन -3। रैशनलाइज हो गया है। इस तरह से हम करेंगे, भले ही ऊपर वाला शायद हम देख रहे हैं कि इरेशनलाइज हो गया है, शायद क्या हो ही गया है, ठीक है। 2 - √7 जो होगा वो इरेशनल होगा, लेकिन उस बात से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए बोला गया था, वो हमने कर दिया है। अब हमें ये वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया रैशनलाइज करने वाला। अब हमें कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉज पढ़ने हैं, उससे भी आगे जो एक्सरसाइज है उनमें जो क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व करने में मदद मिलेगा। तो हम क्या
लिख रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। यहाँ पर जो पहला है वो है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब हुआ कि कोई भी नंबर होगा, मान लो 2 की पावर 0 ये भी 1 होगा, 3 की पावर 0 ये भी 1 होगा। कोई कहेगा 1000 की पावर 0 बताओ, आप क्या बोलोगे? 1। क्यों? क्योंकि a की पावर 0 होती है और a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, किसी भी रियल नंबर की जो पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ये तो अब आपको समझ में आ गया ना कि कोई भी नंबर होगा, अगर पूछा जाएगा कि उसकी पावर 0 है तो आपको क्या बोलना है? 1। फिर जो सेकंड आइडेंटिटी है, या जो सेकंड लॉ है एक्सपोनेंट के लिए, वो है कि a की पावर अगर -n हो तो ये बनता है 1/a की पावर n। ठीक है, कि अगर कल को आपको कहा जाए कि 2 की पावर -2 है तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 1/2 की पावर 2। a 2 था, n की वैल्यू भी 2 थी, 1/a की जगह हम 2 लिख सकते हैं, n की जगह 2 लिख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 3 की पावर -2 है तो उसे हम 1 की पावर 3 की पावर 1/3 की पावर 2 लिख सकते हैं। उल्टा भी हम कर सकते हैं। उल्टा क्या कर सकते हैं? उल्टा ये कर सकते हैं कि हम 3 की पावर अगर -4 हो, नहीं, अगर 1/3 की पावर 4 हो तो हम उसे रिवर्स जाके क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर -4। अगर ये चीज़ इसके बराबर है तो ये वाली चीज़ भी इसके बराबर होगी। ठीक है, फिर एक थर्ड आइडेंटिटी है, थर्ड लॉज हैं, आइडेंटिटी निकल रहे हैं मेरे बार बार मुंह से। वो है थर्ड जो लॉ, वो है कि ये क्या होता है? ये स्क्वायर रूट होता है। इसे रेडिकल साइन बोलते हैं, मैं बता देता हूँ। इसको जो है ना, इसको क्या बोला जाता है? रेडिकल साइन। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 होता है, 2, तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। अगर रेडिकल साइन पे 3 लगा हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। और अगर कुछ भी ना लगा हो, कुछ भी ना लिखा हो, तो हम उसे क्या, यही वाला मानते हैं, स्क्वायर रूट। 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर क्यूब रूट लिखना है तो हमें वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा रेडिकल साइन के साथ 3। तो ये क्या है? सेकंड रूट है। ये क्या है? सेकंड रूट। ये क्या है? थर्ड रूट। थर्ड रूट को क्या बोला जाता है? किसी नंबर के थर्ड रूट को क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। किसी नंबर के सेकंड रूट को क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। तो nth रूट कैसे लिखेंगे? ये n लगा देंगे हम, तो ये क्या होगा? nth रूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एक रियल नंबर a का nth रूट, उसे हम a की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं 1/n। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है कि ये लिखा है, मान लो 9 का मान लो 2 ये लिखा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 9 की पावर 1/2। 9 का सेकंड रूट जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 की पावर 1/2। अब हम कुछ और भी लॉज लिखते हैं। a की पावर m इंटू a की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m प्लस n। ठीक है, और ये सिंपल भी है, इसमें तो कुछ बहुत समझने वाली बात है नहीं। जैसे कि 2 की पावर अगर मान लो कहीं पर
2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 लिखी है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इंटू यहाँ पे वापस आया और फिर ये 2 की पावर 4, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब कितने बार हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 की पावर 7। तो मतलब ये 3 और ये 4, यही दोनों तो जुड़े होंगे ना, यही दोनों जुड़े होंगे, तो वो 2 की पावर 7। इसी तरह से ये a की पावर m प्लस n बन जाता है। कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो 2 की पावर 7, तो आप इसको तोड़ के क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 बाई 2 की पावर 4, क्योंकि अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर ये लिखा होगा तभी हम वो लिखेंगे, अगर वो लिखा होगा तो भी हम उसको रिवर्स करके किसी तरह से इस फॉर्म में ला सकते हैं। दूसरा क्या है, a की पावर m की पावर n, ये कितना होगा, इज इक्वल टू होता है a की पावर m n, जहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। मतलब कि अगर कहीं लिखा होगा 2 की पावर 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है, तो आप इसे 2 3 इंटू 2, क्योंकि यहाँ एम एन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 3 इंटू 2 कितना होता है 6, ये लिख सकते हो। और ये भी वही बात है, 2 की पावर 3 का क्या मतलब हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका स्क्वायर करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी को एक बार और लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर एक मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 6, मतलब इसका डबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो फिर हमें एक बार और लिखना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे 4 होता तो फिर हमें एक बार और लिखना पड़ता। तो इसका मतलब ये जितने होते हैं उसी का उतने गुना हो जाता है, जितना भी यहाँ पे लिखा होता है। 4 लिखा होता है 4 गुना होगा, तो 4 लिखा होगा 4 गुना होगा, तो इसका मतलब 3 को 2 गुना किया हमने, यहाँ पे जो कंडीशन थी। अगर यहाँ 4 लिखा हो तो 3 को 4 गुना करना पड़ता, तो पावर यहाँ पे क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर होता है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ध्यान से देखो, अगर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो प्लस हो रहा था, तो अगर डिवाइड होंगे तो माइनस हो जाएगा। जैसे कि 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3, तो क्या होगा, 2 की पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 1 2 3। जितने भी ऊपर होंगे उतने में से नीचे, मतलब जितने भी ऊपर होंगे उतने में से कितने कट जाएंगे, जितने नीचे होंगे, मतलब उतने गायब हो जाएंगे, तो जो बचेंगे उतना ही रह जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस होगा। जो बचे रह जाएंगे वो पावर के रूप में तब्दील हो जाएंगे ना। फिर जो फोर्थ है वो है a की पावर m b की पावर m। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ab की पावर m, यहाँ पे ये जो है ना ये होल में है, मतलब ab पूरे ब्लॉक पे पावर m है। ये भी सिंपल है, अगर हम एग्ज़ाम्पल पे करें तो 2 की पावर मान लो 3 है और मल्टीप्लाई है 3 नहीं, हाँ 3, क्योंकि यहाँ पे a है और यहाँ b है, तो इसको हमने चेंज किया, mm सेम रहेगा, मतलब 3। इसको हम इस आइडेंटिटी के हिसाब से ये लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो 2 को 3 बार हमें लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार गुना करना है, मतलब मल्टीप्लाई, ये वाला जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे, और 3 को अब 3 बार गुना करना है। तो हम पेयरिंग भी तो बना सकते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मतलब कि 2 तिये 6 इंटू 2 तिये 6 और फिर इंटू 2 तिये 6, तो इज इक्वल टू क्या होगा 6 का, और पावर्स मतलब इसकी पावर कितनी चढ़ेगी, जितने ये होंगे उतने ही यहाँ पे बनेंगे, उतने ही यहाँ पे नंबर्स बनेंगे, तो इसका मतलब 6 की पावर 3। तो इसी तरह से कितना आ जाता है, 2 इंटू 3 की पावर 6, उसी तरह से ये आ जाता है। और फिर ये m ये आ जाता है, ठीक है। इतना डीप में समझने की कोशिश नहीं अगर, लेकिन एक बार मैं मतलब अगर आप देखें कि ये सब होता कैसे है, तो वो इस तरह से होता है, मतलब कि इन आइडेंटिटीज़ के पीछे हो क्या रहा होता है एक्चुअल में। आइडेंटिटीज़, फिर मैंने बोला लॉज के पीछे, इन लॉज के पीछे क्या हो रहा होता है, ठीक है। एक और है,
बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक बार समझ लेने की ज़रूरत ज़रूर है। एक और होता है, वो होता है n, मतलब nth रूट ऑफ a की पावर m। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, अभी हमने ये देखा था ना, ये वाला, मतलब nth रूट को 1/n लिख सकते हैं हम पावर में ले जाके। तो a की पावर m, इसी को हम इस nth रूट को पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1/n। एक तरह से कहें तो रेसिप्रोकल किया हमने कुछ, ठीक है। मतलब nth रूट जो है उसको हम 1/n लिख सकते हैं। और हमने अभी ये भी देखा था कि a की पावर m हो और उसकी पावर n है तो वो a की पावर mn बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये खुद ही पूरा n है, ठीक है। तो a की पावर m मल्टीप्लाई n, और n क्या है 1/n, इज इक्वल टू a की पावर m/n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फाइनली लॉ लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? इसको हम लिख देंगे a की पावर m, फाइनली ये लिख देंगे a की पावर m/n। और फाइनली आप लोगों का चैप्टर ओवर हो चुका है। कल हम इसके एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 डिस्कस करेंगे, ठीक है।